दोस्तों 25 जुलाई यशस्वी शिंदे अपने एक दोस्त के घर मिलने के लिए गई थी। इसके बाद जब सुबह से शाम हो गई और यशस्वी अभी तक अपने घर नहीं लौटा, ये देखकर उसके मम्मी पापा बहुत घबरा गए। वो सबसे पहले उसके कुछ दोस्त और रिश्तेदारों से यशस्वी के बारे में पूछा, लेकिन उनमें से किसी को भी यशस्वी अभी कहाँ है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। यशस्वी जब कहीं भी नहीं मिलती है तो उसके पापा समझ जाते हैं कि कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। इसीलिए वो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं। यशस्वी शिंदे एक साधारण सी लड़की थी। वो रोज अपने काम पर जाती थी और वापस आती थी। उसका फ्रेंड सर्कल भी कुछ खास बड़ा नहीं था। ऐसे में उसके साथ क्या हो सकता है? पुलिस यशस्वी के गुमशुदगी की इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे थे। ऐसे में पुलिस को एक कॉल आता है। कॉल करने वाला शख्स पुलिस से घबराई हुई आवाज में कहता है, सर मैं उड़न तालुका के कोटनाका इलाके से बात कर रहा हूँ। यहाँ पेट्रोल पंप के सामने झाड़ियों में एक लड़की की लाश पड़ी है और कुछ कुत्ते उसे नोच नोच कर खा रहे हैं। आप लोग जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। जब पुलिस उस जगह पर पहुंचते है तो वो लोग देखते हैं कि खून से लथपथ एक लड़की की लाश झाड़ियों में पड़ी है। उस लाश के चेहरे को किसी भारी चीज से बहुत ही बुरी तरह से कुचल दिया गया था ताकि कोई उसके चेहरे को ना पहचान पाए। उस लड़की के शरीर पर कई सारे चोटों के निशान थे, यहाँ तक कि उसे मारने वाले ने उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी नहीं छोड़ा था। उसके जिस्म पर चाकुओं के कई वार थे, यहाँ तक कि उसके चेहरे और प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह से कुचल दिया गया था। इसी बीच पुलिस को याद आता है कि आज से कुछ दिन पहले उनके पुलिस स्टेशन में यशस्वी नाम की एक लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। ऐसे में पुलिस उस लाश को वहां से हॉस्पिटल भेज देते हैं ऑटोप्सी के लिए। लेकिन ऑटोप्सी से पहले पुलिस यशस्वी के पापा को हॉस्पिटल बुलाते हैं ताकि वो उस लाश की पहचान कर सके कि ये उनकी बेटी है या नहीं। इत्तेफाक से मरने वाली लड़की की उम्र भी 20-22 साल के आसपास थी। ऐसे में उड़न पुलिस ने यशस्वी के घर वालों को खबर दी ताकि वो लाश देखकर ये बता सकें कि ये लाश उनकी बेटी की है या फिर किसी और की। यशस्वी के परिवार वाले भगवान से यही दुआ कर रहे थे कि ये उनकी बेटी ना हो। लाश के ऊपर के कपड़े और चेस्ट पर एक टैटू देखकर यशस्वी के पिता को पता चल गया था कि ये किसी और की नहीं, उनके बेटी की लाश है। अब ऐसे में एक पिता को अपनी ही बेटी की बेजान लाश देखना पड़े, ऐसे में उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, ये तो सिर्फ एक पिता को ही पता है। 22 साल की यशस्वी शिंदे अपने माता पिता के साथ नवी मुंबई के उड़न एरिया में खुशी खुशी रहती थी। अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो एक प्राइवेट कंपनी में एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर काम भी करती थी। यशस्वी शिंदे के साथ किसी का क्या दुश्मनी रही होगी जिसने उसे इतनी हैवानियत के साथ मारा है। यशस्वी के शरीर में गहरे चोटों के निशानों को देखकर कुछ हद तक खूनी के मानसिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। उसे मारते समय खूनी बहुत ही गुस्से में था और उससे बदला लेना चाहता था। इसीलिए खूनी ने यशस्वी के प्राइवेट पार्ट्स को भी नहीं छोड़ा। इसके बाद पुलिस यशस्वी के घर वालों से पूछताछ शुरू करते हैं। तब यशस्वी के पापा सुरेंद्र कुमार बताते हैं कि 25 जुलाई को उनकी बेटी अपने काम से छुट्टी लेकर एक दोस्त से मिलने के लिए जा रही हूँ, ऐसा कहकर वो अपने घर से निकली थी। लेकिन जब शाम के 7 बजने के बाद भी वो घर नहीं लौटी और ऊपर से यशस्वी की फोन भी स्विच ऑफ बता रहा था। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. ऐसे में उसके मम्मी पापा यशस्वी के दोस्त और रिश्तेदारों से यशस्वी के बारे में पूछते हैं, लेकिन वहां से भी उनकी बेटी के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। इसीलिए वो पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराए थे। अब इसी पूछताछ के दौरान यशस्वी के मम्मी पापा दाऊद शेख नाम से एक लड़के का बार बार नाम ले रहा था। यशस्वी के मम्मी पापा को ये शक हो रहा था कि दाऊद ने ही उनके बेटे की हत्या की है। अब ये दाऊद शेख कौन है और यशस्वी के साथ इसका क्या कनेक्शन है, ये आपको आगे पता चलेगा। यशस्वी के घर वालों ने बताया कि 2019 में दाऊद नाम का एक लड़का जो एक बस कंडक्टर का काम करता था, वो यशस्वी को बहुत परेशान करता था। जब वो अपने क्लासेस खत्म करके घर आती थी तो वो उसका पीछा करता था और कई बार उसके साथ उल्टे सीधे काम करने की कोशिश भी की है। यशस्वी के लाख मना करने के बावजूद वो उसके बातों को इग्नोर करके उसे जबरदस्ती अपने पास लाता था। ऐसे में यशस्वी के पापा ने दाऊद को ये सब हरकत करते हुए एक बार रंगे हाथों पकड़ लिया था। अब 2019 में यशस्वी तब माइनर थी, इसीलिए उसके पापा ने
दाऊद के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 354, 506 और सेक्शन 8 एंड 12 ऑफ पॉक्सो एक्ट के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था और उसे जेल भिजवा दिया था। लेकिन दाऊद 1.5 महीने बाद जमानत पर जेल से बाहर आ गया था और जेल से बाहर आकर वो कर्नाटका सीधा अपने गांव चला गया था। लेकिन ये बात यशस्वी के फैमिली में किसी को भी नहीं पता था। इसके बाद जब पुलिस यशस्वी के फोन के कॉल डिटेल्स चेक करते हैं, तब पुलिस देखते है कि यशस्वी के मिसिंग होने से पहले मोहसिन नाम से एक शख्स ने उसके फोन पर बार बार कॉल किया था। अब पुलिस मोहसिन को उसके नंबर से उसको ट्रेस करके पकड़ लेते हैं। उसे पूछताछ के दौरान पुलिस को एक बहुत ही अहम बात पता चलता है। मोहसिन असल में कोई और नहीं बल्कि दाऊद का ही दोस्त है। मोहसिन पुलिस को बताता है जेल से बाहर आने के बाद दाऊद कर्नाटका के गुलबर्गा में अपने गांव वापस चला गया था। लेकिन जेल से निकलने के बाद भी वो यशस्वी से बातें करना बंद नहीं किया। जब यशस्वी ने उसके नंबर को ब्लॉक कर दिया, तब वो मोहसिन के नंबर से उससे बातें करता था। यशस्वी को बार बार कॉल करके उससे शादी करने के लिए जबरदस्ती करता था, लेकिन यशस्वी ने उसे साफ साफ शादी करने के लिए मना कर दिया था। ऐसे में जब यशस्वी सीधी तरह से उससे शादी करने के लिए राजी नहीं हुआ, तब दाऊद उसे उसके प्राइवेट फोटोज दिखाकर ब्लैकमेल करने लगा। ऐसे ही 20 जुलाई दाऊद कर्नाटका से वापस नवी मुंबई उसे मिलने के लिए आता है और 23 जुलाई दाऊद ने यशस्वी को जूहीनगर रेलवे स्टेशन के पास अपने साथ मिलने के लिए बुलाया था। शुरू में यशस्वी दाऊद से मिलने के लिए मना कर दिया था, लेकिन 25 जुलाई के सुबह दाऊद यशस्वी को ब्लैकमेल करने के लिए उसका एक प्राइवेट फोटो फेसबुक पर पोस्ट कर देता है और वो यशस्वी को फोन करके बोलता है कि अगर वो उससे मिलने के लिए नहीं आया तो वो यशस्वी के बाकी सारे फोटोज फेसबुक पर पोस्ट कर देगा, और अगर वो उससे मिलने के लिए आया तो वो इस पोस्ट को तुरंत डिलीट कर देगा। ऐसे दाऊद यशस्वी को अपने जाल में फंसाने लगा और उसे उससे मिलने के लिए मजबूर किया। और जब यशस्वी उससे मिलने के लिए राजी हो गया, तब वो उस पोस्ट को फेसबुक से डिलीट कर देता है। अब दोस्तों 25 जुलाई यशस्वी अपने काम से छुट्टी लेकर सबसे पहले अपने घर आती है और घर आकर अपने मम्मी पापा से कहती है कि वो अपने एक दोस्त से मिलने के लिए जा रही है। यह कहकर यशस्वी एक छतरी और अपना फोन लेकर घर से निकल जाती है। इसी दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि यशस्वी फोन पर किसी से बात करते हुए जा रहा है। पुलिस को पहले तो ये फुटेज एक नॉर्मल फुटेज लगता है, लेकिन इसके कुछ ही मिनटों बाद यशस्वी का पीछा करते हुए एक लड़का उसी रोड से जाता है। पुलिस जब उस लड़के को गौर से देखते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि ये कोई और नहीं दाऊद है जो यशस्वी का पीछा कर रहा है। उड़न में यशस्वी शिंदे हत्या मामले में ये अहम सीसीटीवी फुटेज मिला है। सीसीटीवी में आरोपी दाऊद शेख यशस्वी का पीछा करते हुए नजर आ रहा है। 25 जुलाई के सीसीटीवी में दोपहर 2:14 पर यशस्वी स्टेशन रोड से उड़न स्टेशन की ओर जाते नजर आ रही है और उसके 8 मिनट बाद 2:22 पर आरोपी दाऊद भी इसी तरफ यशस्वी के पीछे जा रहा है, जिससे साफ है कि हत्या की दोपहर को वो उसका पीछा कर रहा था। इसके बाद जूहीनगर रेलवे स्टेशन के पास दाऊद और यशस्वी के बीच गर्मा गर्म आर्गुमेंट होने लगती है, जिसमें दाऊद यशस्वी को उसके साथ शादी करने के लिए बोलती है, लेकिन यहाँ पर भी यशस्वी उससे शादी करने के लिए मना कर देता है। जब मामला ज्यादा बिगड़ गया, तब दाऊद उसे वहीं पर चाकू से बहुत ही बेरहमी से मार देता है। एक्चुअली दाऊद यशस्वी से बदला लेना चाहता था, क्योंकि 2019 में उसकी वजह से दाऊद को जेल जाना पड़ा था, इसीलिए वो पहले से ही उसे मारने के लिए प्लान करके आया था और बेंगलोर से अपने साथ 2 चाकू भी लाया था। दाऊद यशस्वी को बेरहमी से मारने के बाद खून से लथपथ उसकी बॉडी को एक झाड़ियों में फेंक के वहां से भाग जाता है। अब इसके बाद दाऊद उड़न से ट्रेन पकड़कर सीधा पनवेल आता है और वहां एक एटीएम से पैसा निकाल के बस पकड़ के सीधा कर्नाटका अपने गांव चला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक जरूरी बात बताना मैं भूल गया था। पोस्टमार्टम के टाइम पर यशस्वी के बॉडी पर जो टैटू मिली थी, उस पर दाऊद का ही नाम लिखा था। ऐसे में नवी मुंबई और कर्नाटका के पुलिस दाऊद शेख को पकड़ने का काम शुरू कर देते हैं। पुलिस उसके नंबर को ट्रेस करके उसका पता लगा लेते हैं कि वो कर्नाटका में है, लेकिन दाऊद भी बहुत शातिर है। उसे पहले से पता था कि उसके नंबर को ट्रेस करके पुलिस उस तक पहुंच सकता है, इसीलिए दाऊद ने अपने फोन को स्विच ऑफ करके कर्नाटका में अपने दादी के पास छोड़ आया। वहां से पुलिस से बचने के लिए वो अपने गांव के पास पहाड़ों को पार करते हुए पैदल चलना शुरू किया। पुलिस से बचने के लिए दाऊद का प्लान था कि वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक चढ़ेगा, लेकिन मुंबई पुलिस भी हार मानने वालों में से नहीं थे। दाऊद को पकड़ने के लिए पुलिस ने टोटल 8 टीमें बनाई और दाऊद के हरकतों को जोड़ते हुए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। पुलिस दाऊद के दोस्त और रिश्तेदारों की मदद से उसके दादी के घर तक पहुँच गया था। फिर पुलिस वहाँ के आसपास के गाँव के लोकल इन्फॉर्मर्स की मदद से 5 दिन बाद कर्नाटका के शाहपुर के पास एक पहाड़ों में उसे गिरफ्तार कर लिया।
दाऊद शेख ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया है और वो अभी पुलिस कस्टडी में है। कहा जा रहा है कि दाऊद शेख ने पुलिस के सामने यह बात कबूल की है कि शादी से इनकार करने पर ही उसने यशश्री की हत्या कर दी है। दोस्तों, वीडियो खत्म होने से पहले मैं आप लोगों से सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूँ। यशस्वी की हत्या से 5 दिन पहले यानी 20 जुलाई को पनवेल कोर्ट में 2019 पॉक्सो केस की सुनवाई के लिए दाऊद को कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन वो उस दिन कोर्ट में नहीं आया था। इसीलिए पनवेल कोर्ट ने दाऊद शेख के खिलाफ एक नॉन बेलेबल वारंट इशू किया था। अगर पुलिस उसे तभी खोज के पकड़ लेते तो यशस्वी शायद आज जिंदा होती। और दूसरी बात, अगर कोई भी आपसे प्यार का भरोसा देकर आपसे आपके प्राइवेट फोटोज या वीडियोस मांगे तो उसे बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि जो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है वो कभी भी पलट सकता है। और अगर वो आपसे सच्चा प्यार करता ही है तब वो आपसे कभी भी आपके प्राइवेट फोटोज नहीं मांगेगा या मांगेगी। अगर यशस्वी दाऊद को अपने प्राइवेट फोटोज ना भेजती तो शायद आज वो दाऊद के जाल से बच जाती। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को प्लीज एक लाइक करना और ऐसी वीडियोस पाने के लिए बिहाइंड द फेस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।